ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ट्रिपल सी कोर्स की वीडियो सीरीज में आपका जो टॉपिक है वो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ओके, यहाँ ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियोस में हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन, हिस्ट्री और उसके जो क्लासिफिकेशन है उस पर बात कर चुके हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए, आज का ये टॉपिक आपका कंटिन्यू करते हैं। जो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है इसका एक नॉर्मली आप ऐसा समझिए कि आप कौन कौन से सेक्टर्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जिन क्षेत्रों में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं उसी को कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आजकल के जो जनरेशन है वहाँ पे हर एक सेक्टर में कंप्यूटर की डिमांड है, कंप्यूटर का यूज़ है। एग्जाम्पल के लिए रिक्रिएशन हो, चाहे फिर वो साइंटिफिक रिसर्च हो या एजुकेशन हो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो, एयरलाइंस या रेलवेज के रिजर्वेशन हो, मीन्स की टिकट वगैरह बुक करना, बैंक, मेडिसिन, डिफेंस या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो, इंडस्ट्री एंड बिजनेस हो या फिर डेटा प्रोसेसिंग या पब्लिशिंग हो। आपके किसी भी सेक्टर की अगर हम बात कर लें, कोई भी बिजनेस सेक्टर हो या फिर कोई भी आपका स्टडी से जुड़ा हुआ कोई भी सेक्टर हो, जैसे कि आपके एजुकेशन से जुड़ा हुआ कि आप पढ़ रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी है, तो हर कहीं पे आपके कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल अब होने लगा है। एक एग्जांपल के लिए, जैसे अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मैंने आप तक अपनी बात कैसे पहुंचाई, एक कंप्यूटर के माध्यम से, और मे भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि एक कंप्यूटर के माध्यम से ही वो मुझे सुन भी रहे होंगे। तो इसी तरह एजुकेशन के सेक्टर में, साइंटिफिक रिसर्च के सेक्टर में कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेडिसिन्स में कंप्यूटर्स का। और अगर बेसिकली बात करें तो जैसे कोई भी डेटा हो गया उसको स्टोर करने के लिए नॉर्मली हर एक छोटी मोटी कंपनीज अब आजकल इस्तेमाल करने लग गई हैं कंप्यूटर सिस्टम को। या फिर कोई स्कूल कह दो, कोई भी कंपनी हो गई, बिजनेस कंपनी हो गई, वो अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज का डेटा रखने के लिए या फिर अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स को मैनेज करने के लिए, उसका एक डेटाबेस तैयार करके रखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। में आपका वीडियो गेम्स हो गया या फिर आप टेलीविज़न देखते हैं, मीन्स कि कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मोस्टली आप कंप्यूटर सिस्टम का ही या फिर उसी के ही एक टाइप का, उसी के ही प्रकार का आप इस्तेमाल करके देखते हैं। ओके, इसी तरह से मार्केट में हर जगह लगभग आपकी कंप्यूटर सिस्टम फैल चुका है और ये सिस्टम आपको अलग-अलग टाइप के एप्लीकेशन से इन्फॉर्मेशन या आपको जो भी डेटा चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है, या फिर आपको जैसे भी हैंडल करना है अपने डेटा को, वो आपको फैकल्टी प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की संरचना कैसी होती है। तो सिंपली अगर कंप्यूटर की संरचना की बात करें तो आपके दिमाग में एक मॉनिटर आया होगा, एक सीपीयू आया होगा और एक कीबोर्ड, उसके साथ में एक माउस। कुछ लोगों के दिमाग में उनके लैपटॉप का स्ट्रक्चर आ गया होगा। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये अलग चीज़ हो गई। हम यहाँ पर कंप्यूटर के इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, कौन-कौन सी डिवाइसेस से मिल करके। तो यहाँ पर मोस्टली वो 4 चीज़ों से वर्क करता है, यानी कि एक अकेला कंप्यूटर शब्द एक ही है लेकिन इसमें वर्क करने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस, हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है कि हम कंप्यूटर में अपने डेटा को एंटर करा सकें। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऐसा एक मीडिएटर है जो कि हमसे डेटा को लेकर के या फिर हमसे कमांड लेकर के सिस्टम को कमांड देता है, देन उस कमांड पर प्रोसेस कराता है। ओके, देन इसके बाद में थर्ड आपका मेमोरी यूनिट। जब कोई भी चीज़ अगर हमसे डेटा ले रहा है सीपीयू, तो ज़ाहिर सी बात है अगले तक पहुँचाने के लिए बीच में स्टोरेज की उसको ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे स्टोरेज के लिए वहाँ यहाँ पर मेमोरी यूनिट से कई टाइप्स की मेमोरी इस्तेमाल होती है कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसे वो यूज़ करता है। देन इसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। आउटपुट यूनिट जो है आपकी, वहाँ आउटपुट डिवाइसेस के मीडियम से आपका जो भी डेटा है, जो भी रिजल्ट है, वो आपको फिर से प्रोवाइड कराता है। एक सिंपली भाषा में कहें तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अकेला सिर्फ किसी एक डिवाइस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो मिला-जुला पूरा वर्क करता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई एक कंपनी है, तो अकेले बॉस कुछ नहीं कर सकता है, मीन्स अकेले कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है, जो उसके अंदर कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, बिना उनकी हेल्प के। तो यहाँ पर भी इनपुट, सीपीयू, मेमोरी यूनिट और आउटपुट, ये चारों चीज़ें हेल्प करती हैं, एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट है और एक दूसरे के साथ अच्छे कम्युनिकेशन के साथ में वर्क करती हैं। ओके, देन इस तभी जा कर के आप एक सक्सेसफुल कोई भी आपका
यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है आपके कंप्यूटर का। अगर आपसे कोई बात करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले आती है एक इनपुट यूनिट, 4 यूनिट्स होती हैं। ओके, देन आपका आंसर होगा पहली यूनिट होती है इनपुट यूनिट, दूसरी यूनिट होती है आपकी सीपीयू, एंड देन आपकी यहाँ पे थर्ड यूनिट जो होती है वो होती है आउटपुट। लेकिन यहाँ पे एक फोर्थ यूनिट भी होती है। इन तीनों चीजों के प्रोसेस के बीच में एक थर्ड यूनिट काम करती है, एक फोर्थ यूनिट, सॉरी, एक फोर्थ यूनिट काम करती है जिसे हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। ओके, तो इस तरह से आपका जो मेमोरी यूनिट है ये आपके एक्चुअल में सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही आता है। मीन्स कि सीपीयू के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये तीनों चीजें सीपीयू के अंडर में रहती हैं। यहाँ पर इन तीनों का एक मिला जुला प्रोसेस चलता है, ओवरऑल इसे सीपीयू कहते हैं। एंड इसी तरह से इनपुट देन सीपीयू देन आउटपुट आपका जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है आपके कंप्यूटर के वर्क करने का या फिर प्रोसेस करने का। यहाँ पर एक दूसरा भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इनपुट यूनिट। आप यहाँ से डेटा एंटर कराते हैं, यहाँ से आप कुछ भी एंटर करते हैं वो यहाँ आता है। यहाँ मीन्स कि सबसे पहले जब आप किसी डेटा को देते हैं तो उसको सीपीयू ही आपका एक्सेप्ट करता है, एंड सीपीयू उस डेटा को ले करके 1 सेकंड के लिए या फिर आप परमानेंटली जिस टाइप की मेमोरी में उसको स्टोर रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके सिलेक्शन पर डिपेंड है। उसी हिसाब से वो एक मेमोरी में उसको एक स्टोरेज दे देता है। स्टोरेज के बाद में देन वो उसमें प्रोसेस करके आपको एक रिजल्ट देता है आउटपुट के थ्रू। ओके, तो सीपीयू के बारे में यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सप्लेन भी है। जैसे नॉर्मली हम अगर आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर सिर्फ अकेला कोई एक डिवाइस नहीं है, एक अकेला उपकरण नहीं है, बल्कि कुछ और भी यानी कि कुछ अदर डिवाइसेस का एक मिला जुला उपकरण है, जिसमें एक मीन्स की एक डिवाइस है। जैसे इनपुट सबसे पहले यूनिट, इसको चलाने के लिए सबसे पहला ट्राई आप जो करेंगे, मीन्स की कंप्यूटर को चलाने के लिए आप सबसे पहला ट्रायल इनपुट से करते हैं। देन इसके बाद में बीच में आपके मीडिएटर का काम करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पर 3 और यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, देन थर्ड है मेमोरी यूनिट। एंड इसके बाद में तब लास्ट में आकर के आपका आउटपुट आता है, और आउटपुट आपका जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दिया है या फिर जो भी ऑर्डर दिया है, कमांड दी है, उसका रिजल्ट दिखाता है। बीच में मेमोरी यूनिट का काम सिर्फ इतना है कि वो एक तरह से दिमाग का यानी कि माइंड का काम करती है। जैसे हमारा दिमाग क्या करता है कि हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो सेकंड भर के लिए या फिर बहुत सालों के लिए हम उसको सेव करके अपने माइंड में रखते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही मेमोरी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से उसको सेव रखना चाहते हैं। वो उसको अपने अंदर स्टोर करके रखती है, एक स्टोरेज देती है, एंड देन उसी हिसाब से वो उसका आउटपुट देती है। अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको स्टोर नहीं रखते हैं तो उसका आउटपुट हम कभी आगे चल के दोबारा नहीं ले सकते, लेकिन लॉन्ग टाइम का स्टोरेज उसको देते हैं तब हम उसका आउटपुट कभी भी यानी कि उसको हम कभी भी अपने सिस्टम पर रन करा सकते हैं या फिर उससे हम कभी भी अपने सिस्टम पर एक बार फिर से यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि आपका जो सिस्टम है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत और भी सारे प्रोसेस होते रहते हैं। इसी दौरान जब आपका सिस्टम प्रोसेस करता है तो इसी को कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, और इस सिस्टम के बीच में बहुत सारी चीज़ें रहती है। ये बेसिकली आपके जानने के लिए है कि यहाँ पे मेनली 3 यूनिट्स हैं, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। करते हैं हम लोग इनपुट यूनिट्स की, यानी कि जो आपका इनपुट यूनिट है उसको क्या कहते हैं या फिर वो क्या होता क्या है। इनपुट यूनिट आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका वो पार्ट है जो कि आप टच कर सकते हैं, मीन्स कि ये एक हार्डवेयर पार्ट होता है। और दूसरी चीज, इसके थ्रू आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करा सकते हैं या फिर आपका कोई भी टास्क, आप कोई भी कमांड देना चाहते हैं कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। इनपुट के लिए आप मेनली जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ऐसे कुछ जनरल यूज होने वाली डिवाइसेस का आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के थ्रू भी, सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कमांड या इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम कुछ आपको एग्जांपल दें तो आपका कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक हो गया, एंड ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, एंड टच स्क्रीन हो गया, डिजिटल कैमरा है, एंड इसके अलावा स्कैनर है, डिजिटाइजर टेबल सॉरी डिजिटाइजर टैबलेट है, वीसीआर यानी कि बारकोड रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि ओसीआर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर जिसे कहते हैं, एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपके पास कुछ आपके लिए इनफ एग्जांपल्स हैं आई थिंक।
इतने एग्जाम्पल्स अगर आपको आते हैं तो आप इनपुट के बारे में काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका वो मीडिएटर जो कि आपसे आपकी कमांड लेता है एंड देन सिस्टम को आपके कमांड पहुंचाता है कि उसे करना क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट शॉर्ट में इसको सीपीयू कहते हैं, फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसको ये इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों मिल करके एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं और डेटा को प्रोसेस करते हैं। ओके, और जो सीपीयू है आपका, ये चीज सेट रखिएगा दिमाग में, इसी को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू एक इंसानी दिमाग की तरह ही काम करता है, मीन्स जैसे हमारा दिमाग काम करता है वैसे ही सीपीयू भी काम करता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। जैसे दिमाग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कंट्रोल हमारा हमारी बॉडी पे नहीं रहता अगर हमारा माइंड ही खराब हो जाए, तो बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के पास अगर सीपीयू नहीं है तो वो भी कोई काम नहीं कर सकता है। या सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी ऐसा गैजेट है तो जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो वो सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता है। हर एक गैजेट में सीपीयू की जरूरत होती है। तो इस तरह से कंप्यूटर आपका जो भी काम करता है सीपीयू का उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसलिए कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी सीपीयू माना जाता है। सीपीयू को आजकल मार्केट में प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर जैसे नामों से भी जाना जाने लगा है। ये प्रोसेसर आपके कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपको सुनने में होगा डुअल कोर, क्वाड कोर, तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी नाम जो हैं, ये सीपीयू के टाइप्स के ही नाम है। इसके अलावा प्रोसेसर कंप्यूटर की बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो यानी कि आपका जो सीपीयू उसी की बात हो रही है, ये आपके कंप्यूटर्स के बेटर परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपको सीपीयू की नॉलेज है तो आप एक अच्छा कंप्यूटर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीपीयू की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप ना एक अच्छा कंप्यूटर खरीद सकते हैं, ना ही असेंबल करा सकते हैं। ओके, तो इसलिए आपको सीपीयू के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप एक डिटेल्ड जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा, तो बीसीसी कोर्स में आपको सीपीयू का एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा डिटेल में हमने सीपीयू पर बात की, तो आप जा करके वहाँ विजिट कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीपीयू के कंपोनेंट्स और उसके वर्क के बारे में। तो जो सीपीयू है आपका, उसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम इंट्रो करा देते हैं आपका। एएलयू, सीयू और रजिस्टर या मेमोरी यूनिट्स और फिर कुछ बसेस उसमें वर्क करते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी सीपीयू को प्रोसेस करवाने में हेल्प करती हैं। एक तरह से ये सभी इसके पार्टनर्स कहलाते हैं। सीपीयू में दो पैनल होते हैं, एक होता है बैक पैनल, एक होता है फ्रंट पैनल। तो जो बैक पैनल है मोस्टली आपके लिए वहां पर आपको सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए। और जो फ्रंट पैनल है, आजकल मार्केट में फ्रंट पैनल पे भी कुछ पोर्ट्स मिल जाया करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो इमेज मिल रही है। पहली इमेज आपकी फ्रंट पैनल की एंड दूसरी इमेज आपकी बैक पैनल की। इमेज अगर आपको क्लियरली दिख रही है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फ्रंट पैनल है वहाँ पे आपको डीवीडी राइटर का एक मिलेगा ऑप्शन, या फिर आपको एक बटन मिलेगा। वहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स भी आपको कुछ मिल जाते हैं, ऑडियो जैक भी आपको फ्रंट पैनल पे मिल जाता है। स्टार्ट बटन आपके फ्रंट पैनल पे होता है, एक बड़ा सा गोल बटन, या फिर कभी कभी एक हाईलाइटेड बटन होता है, कभी कभी होता है छोटा बटन लेकिन थोड़ा सा सीपीयू के फ्रंट पैनल में थोड़ा अंदर लगा हुआ होता है, वो भी आपके स्टार्ट का बटन होता है। रीस्टार्ट बटन उसी के बगल में मोस्टली मिल जाया करता है, छोटा सा। एंड इसके अलावा एक इंडिकेटर लाइट आपको हर सीपीयू में मिल जाती है। फिर बैक पैनल की बात करते हैं तो सारा खेल आपके बैक पैनल से आपको दिखेगा। जैसे कि पावर सप्लाई कूलिंग फैन, एक फैन चलता रहता है, तो वो फैन किस लिए चलता है? वो इसलिए ताकि आपका जो सीपीयू प्रोसेस करता है, तो सुना होगा कि कंप्यूटर सिस्टम वगैरह में गर्मी निकलती है, तो इसी की गर्मी यानी इसी की हीट को कम करने के लिए, इसको कूल रखने के लिए आपके सीपीयू में एक फैन लगाया जाता है जिसको पावर सप्लाई कूलिंग फैन कहते हैं। एंड इसके अलावा आपको पावर कनेक्टर भी मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको PS2 टाइप के कीबोर्ड्स भी मिलते हैं, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये PS2 टाइप के कीबोर्ड कनेक्टर मिलते हैं, यानी कि आपका जो कीबोर्ड है उसको कनेक्ट करने के लिए जो पहले तरीका चलता था, तो उस आपके टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आपको यहाँ पर पोर्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको और भी VGA यूएसबी पोर्ट्स हो गए, माइक्रोफोन के जैक हो गए, ऑडियो आउट जैक हो गए, या फिर लाइनिंग जैक्स हो गए। इस तरह आपको यहाँ पर जैक भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे। एंड कुछ आपको यहाँ पर थंब स्क्रू वगैरह, जो स्क्रू वगैरह कॉर्नर में मिल रहे हैं, यहाँ से आप ओपन करके अपने सीपीयू को अंदर से भी देख सकते हैं।
और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक स्लॉट मिलेगा जिसको एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। यहाँ पर आप और भी ज़्यादा पोर्ट्स को अपने ऐड करा सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको भी यहाँ पर इस एरिया में, आपको यहाँ पे जो एरिया दिया गया है ये वाला, इस एरिया में आप ऐड करा सकते हैं। ओके, एंड नीचे यहाँ पर लास्ट में आपको एक मॉडर्न पोर्ट्स मिलता है RJ11 एंड सिक्योरिटी लॉक पोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे ही करके, और केस कूलिंग फैन, आपका जो कूलिंग फैन है उसका यहाँ ये एक एरिया है जहाँ से एयर आपकी जो है वो पास होती है। तो इस तरह से आपके बैक पैनल में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और माउस का कनेक्टर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो माउस का कनेक्टर है कुछ चीज़ें आपके कोड में चलती है, जैसे कि माउस आपका हमेशा ग्रीन में कनेक्ट होता है और जो कीबोर्ड है वो आपका पर्पल में कनेक्ट होता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीपीयू में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो पर्पल आपका होता है कीबोर्ड के लिए एंड आपका जो ग्रीन है वो होता है आपका माउस के लिए। ओके, मेमोरी के बारे में, मेमोरी आपके कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट है जिसमें यूज़र यानी कि हम उसको जो भी डेटा देते हैं उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले उसको सेव रखना होगा, और हम उसको प्रोसेस कराते हैं तो मे बी वो कभी-कभी हमारा डेटा ऐसा है जिसको सिर्फ़ कुछ सेकंड के लिए स्टोर करना है, तब भी उसे मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हमारा डेटा ऐसा है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर रहे हैं, तब भी उसे मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मेमोरी आपकी 2 टाइप्स की होती है, पहली प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन इनके अलावा आपके पास एक थर्ड मेमोरी होती है जिसे कहते हैं कैश मेमोरी। यहाँ पर आपके तीनों टाइप्स मिल जाएँगे, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी में कंप्यूटर मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है, या फिर आपको ज़रूरत है तो वो आपके अकॉर्डिंग उस डेटा को एक बार फिर से आप तक दिखाता है। फिर मेमोरी आपकी जो वो छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहती है, हर एक पार्ट्स को सेल कहा जाता है। मेमोरी आपकी हर सेल की जो है अपनी-अपनी अलग पहचान रखती है, जिसको सेल एड्रेस या पाथ कहते हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल के लिए बोला जाए कि आपने अभी कोई प्लेलिस्ट डाउनलोड की अपने सिस्टम में, हमारे ऑन टारगेट चैनल से, और उसके बाद में उस प्लेलिस्ट को कहाँ सेव किया, तो जहाँ सेव किया है वो जो एड्रेस है उसी को पाथ कहते हैं, और वो आपका जो पाथ है, वो जो एड्रेस है, उसने कहाँ स्पेस ले रखा है, मेमोरी में ले रखा है आपके सिस्टम की। इन सेल्स में ही आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है। एंड मोस्टली आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो डेटा है वो बाइनरी डिजिट्स दैट इज़ 0-1 इसमें स्टोर होता है। तो चलिए एक-एक करके हम थोड़ा-सा आपको बता देते हैं कि जो आपकी मेमोरीज़ होती हैं, जैसे कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये क्या होती है। एक छोटा-सा व्यू हम लोग इसका भी देख लेते हैं कैश मेमोरी की, कि कैश मेमोरी क्या होती है। ठीक है? तो कैश मेमोरी ये सबसे तेज़ होती है। इस मेमोरी में अधिकतर आपका जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला प्रोग्राम या फिर फ्रीक्वेंटली आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो स्टोर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्पीड से काम करे इसके लिए, और आपका जो कैश मेमोरी है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है। सीपीयू से पहले कैश मेमोरी में आपका स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस को लेगा एंड इसके बाद में ये आपका डेटा आगे प्रोसेस करवाएगा। अब किसी काम के लिए आपका जो इंस्ट्रक्शंस है या फिर डेटा है लेने के लिए प्राइमरी मेमोरी में नहीं जाना पड़ता है आपको, तो इसी वजह से सीपीयू आपका स्पीड में काम करता है। एक तरह से बात करें तो जैसे एक आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है, मैं ये एग्जांपल मोस्टली यूज़ करती हूँ अगर कैश मेमोरी को समझाना होता है, कि आपको एक रास्ता दिखता है जहाँ पर पानी है और उस रास्ते को आपको पास करना है, तो आप क्या ट्राई करोगे? आप पूरी सड़क बनाने का ट्राई करोगे या फिर कोशिश करोगे बीच में एक छोटा-सा पत्थर रख के आप रास्ता क्रॉस कर लें? तो बिल्कुल वही काम यहाँ कैश मेमोरी करती है आपके सिस्टम के बीच में। बार-बार वो मेन मेमोरी तक ना जा कर के, टाइम आपका वेस्ट ना करके, कैश मेमोरी बीच में छोटा-छोटा आपका डेटा लेके आ जाती है और वहाँ से फटाक से आपका डेटा रिकॉल कर लेता है आपका सिस्टम। ओके? तो ये आपका जो कैश मेमोरी है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि फ़ास्ट वर्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिस्टम में। और जो कैश मेमोरी है इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आगे चल के आप ये भी जान जाएँगे। फिर इसके अलावा सीपीयू के थ्रू आपका जो भी डेटा है उसको यूज़ किया जाता है। मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो एक लिमिटेड होती है, इसलिए इसको बार-बार आपको सिर्फ़ मेमोरी नहीं, यहाँ पे बात कैश मेमोरी की हो रही है, तो जो आपकी कैश मेमोरी है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, इसलिए आपको इसे बार-बार क्लीन करना पड़ता है। अभी आजकल आप लोगों ने जैसे फ़ोन में क्या करते हैं, आप अपने यहाँ फ़ोन में क्लीन करते हैं ना, क्लीनअप का आपको आजकल ऑप्शन मिलता रहता है, तो वो इसीलिए ताकि आपका फ़ोन का जो प्रोसेस है वो बूस्ट हो सके, वो प्रोसेस आपका बढ़िया रहे।
तो इसीलिए आपको वो ऑप्शन मिलता है कि आप बार बार अपने फ़ोन के जो भी कैश डेटा है उसको आप क्लीन कर सकें और आपका फ़ोन अच्छे से वर्क कर सके, उसका बैकअप अच्छा बना रहे। तो बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है। कैश मेमोरी की अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज़ विशेषताएँ क्या होती हैं? कैश मेमोरी प्राथमिक स्मृति से तेज़ होती है, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है उससे फास्ट होती है। इसमें आपका जो डेटा है वो टेम्परेरीली सेव्ड होता है, यानी कि परमानेंट नहीं सेव होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपने कोई पत्थर अगर रखा था रास्ता क्रॉस करने के लिए, तो वो हमेशा तो रहेगा नहीं, रास्ता हमेशा रहेगा, पत्थर कुछ समय में हट जाएगा। तो कैश मेमोरी में रखा डेटा आपका कुछ समय में हट जाएगा, लेकिन आपका जो मेन मेमोरी में वो आपका डेटा परमानेंट रहेगा। इसमें मोस्टली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शंस जो कि जल्दी-जल्दी आप प्रोसेस करते हो, वो वहाँ पर स्टोर रहते हैं। जैसे आप किसी एप्लीकेशन पर जल्दी-जल्दी वर्क कर रहे हैं, किसी फाइल को जल्दी-जल्दी ओपन करते हैं, तो वो चीज़ें आपको कैश मेमोरी से फटाफट रिकॉल होके मिल जाती हैं। एंड इसके अलावा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। स्टोरेज डेटा को बार-बार आपको क्लीन करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? तो प्राथमिक मेमोरी जो यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो आपकी है उसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, हिंदी में मुख्य मेमोरी, या फिर इसको वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। ये मेमोरी सीपीयू का पार्ट्स होती है। सीपीयू डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो भी लेता है आपसे उसको प्रोसेस करने के बाद में कहीं पर स्टोर रखता है, यानी इसको सेफ रखता है। तो प्राथमिक मेमोरी जो है वो प्रेजेंट में जो भी काम किया जा रहा है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जो भी कमांड दी जा रही है, जो डेटा स्टोर किया जा रहा है, उसको स्टोर करके रखता है। ये मेमोरी टेम्परेरी वर्क करती है और काम खत्म होने के बाद जो भी डेटा है वो अपने आप डिलीट हो जाता है। कुछ ऐसे समझिए कि जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम से जुड़े जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप उनका इस्तेमाल तभी तक करेंगे जब तक आप उस काम को कर रहे हैं। अगर आप उस काम को खत्म कर चुके हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके इंस्ट्रक्शंस की भी बात खत्म हो जाती है। अब आप दूसरे वर्क पे हैं, तो आप दूसरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल के लिए, आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। जैसे स्कूल से बाहर निकले, वहाँ के इंस्ट्रक्शंस वहीं पे खत्म, यानी कि वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो वहीं पे डिलीट हो गई। अब आप घर आकर के आप घर के तरीके से रह रहे हैं, यहाँ के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से रह रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी वर्क होता है। आपकी मेमोरी को जो इंस्ट्रक्शंस आप देंगे, करंट में जो आप कर रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पर ये वर्क करेगा। इसके अलावा आप जैसे ही उस वर्क से हटते हैं, यानी कि आप उस टास्क को कंप्लीट या इनकम्प्लीट छोड़ कर के ही सही, आप वहाँ से हट जाते हैं, आपका वो जो भी डेटा है वो अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। और इस तरह से आपका जो अगला वर्क होगा उसका डेटा स्टोर हो जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अगर कंप्यूटर आपका शट डाउन भी हो जाता है अचानक से, तो भी आपका सारा डेटा डिलीट हो सकता है। यही यहाँ पे आपके पास थोड़ा रिस्क रहता है कि आपका अगर डेटा सेव नहीं है तो आप अपना डेटा खो सकते हैं, अगर वो प्राइमरी मेमोरी में आपके स्टोर है। ओके, एंड फिर बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स की। तो 2 टाइप होते हैं, रैम और रोम। मोस्टली आपने नाम सुन ही रखा होगा। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं और रोम को नॉन वोलेटाइल। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी, ये इसके फुल फॉर्म है। प्राइमरी मेमोरी की अगर विशेषताओं की बात करें, तो ये मेमोरी आपकी टेम्परेरी वर्क करती है, यानी कि टेम्परेरी स्टोर करके रखती है डेटा को, और सीपीयू का एक पार्ट होती है। पावर सप्लाई खत्म होने पर या फिर पावर सप्लाई अगर आपकी अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आपका जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बिना इस प्राइमरी मेमोरी के वर्क कर ही नहीं सकता है। एंड इसके अलावा ये जो आपकी एडिशनल मेमोरी होती है उस मेमोरी से तेज होती है। इसकी जो वर्क करने की स्पीड है या फिर प्रोसेस करने की, रिस्पॉन्स देने की जो स्पीड है वो बाकी मेमोरी से आपकी तेज होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि आपकी जो द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। इसको एक्सटर्नल भी कहते हैं, यानी अतिरिक्त भी कहते हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। अब जैसे कि एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहर, ठीक है? तो बाहर से लगाई गई मेमोरी तो कहेंगे, तो आपकी जो मेमोरी बाहर से लगाई जाती है, कब लगाई जाती है? आपके डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए। आप ये मेमोरी आप फ़ोन में भी इस्तेमाल करते हैं, तो जब परमानेंटली आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो आप सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी के साइज़ की लिमिट नहीं है, आप उसमें जितना डेटा चाहें उतना स्टोर कर सकते हैं, और जब तक चाहें, जब तक आप उस मेमोरी को सेफ रखें, तब तक आपका डेटा भी स्टोर रहेगा और सेफ रहेगा। ये आपका जो मेमोरी है बहुत ही ज़्यादा सेफ रहती है। इससे यूज़र और कंप्यूटर कभी भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का पार्ट नहीं होती है। इसका डेटा सबसे पहले मेन मेमोरी में जाएगा,
कुछ प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर आपके पास ये है आपका सेकेंडरी, एंड इसके बाद में ये है आपकी कैश और ये है आपकी मेन मेमोरी। तो क्या होता है कि आपका जो है, और यहाँ पर आप एक्सेस करा रहे हैं डेटा को, तो सेकेंडरी से आपका डेटा आता है मेन में, मेन के बाद में वो कैश में आ जाता है, देन इसके बाद में ये आपको आउटपुट मिलता है। यहाँ पर बीच में एक प्रोसेस आपका फिर चेंज होता है। वो चेंजेस ये है कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी का जो भी डेटा आपने रिसेंटली एक्टिव किया होगा या फिर रिसेंटली कॉल किया होगा, उस डेटा को कैश मेमोरी अपने पास सेफ रखती है, और अगर आपको यहाँ ज़रूरत पड़ती है तो उस डेटा को फ्रिक्वेंटली आप तक पहुँचा देती है। कैश मेमोरी का यही काम होता है। और आपकी जो ये प्राइमरी मेमोरी है, अगर आपने किसी भी एक टास्क को कंप्लीट कर लिया है और वर्क करना बंद कर दिया उस पे, किसी दूसरे टास्क पर आप आ गए हैं, तो ये अपने पास से जो भी डेटा है उस डेटा को ऑटोमेटिक डिलीट कर देगी। लेकिन आपकी इसमें से किसी भी प्रोसेस का असर आपके इस परमानेंट, यानी कि आपकी जो ये सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें स्टोरेज किसी डेटा पर नहीं पड़ेगा। आपका यहाँ का डेटा वैसे के वैसे ही सेफ है। आप इसको चाहें तो अपनी मेमोरी को अपने सिस्टम में एक्टिव रखें, या फिर आप उसको चाहें तो। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताओं की। तो ये आपकी परमानेंट होती है, स्थायी होती है। इसमें आपका जो डेटा है, यानी कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है या फिर आपकी जो भी फाइल्स है, वो परमानेंट स्टोर रहती हैं और सेफ भी रहती हैं। एक कमी है इसमें कि इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है एक्सेस करने की, और लेकिन फ़ायदा ये है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। एक्चुअली कहा जाए तो अभी मार्केट में इस पर वर्क चल ही रहा है, तो ये धीरे-धीरे करके आप कह सकते हैं अनलिमिटेड है। आप जितना डेटा स्टोर करना चाहें, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर एक मेमोरी का पार्ट फिल हो चुका, आपने जितने साइज का लिया, तो आप दूसरा ले आएँगे, तीसरा ले आएँगे, थर्ड ले आएँगे, फोर्थ ले आएँगे, ऐसे ही आप बहुत सारी मेमोरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। और काम खत्म होने के बाद में कंप्यूटर बंद भी हो जाए आपका, या सडनली बंद हो जाए, या फिर पावर सप्लाई आपकी डिस्कनेक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका यहाँ का डेटा बिल्कुल पूरी तरह से सेफ रहेगा। ये बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके कुछ डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपकी उस कन्फ्यूजन्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड इसके अलावा हमारी वेबसाइट का लिंक दिया होगा नीचे, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं हमारे वेब पेज पर, और वहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आप जो भी वीडियोस देखते हैं, हर वीडियोस की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने खुद के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बिकॉज ऑफ हमारा टारगेट है कि अप्रैल लास्ट तक हम लोग अपने टारगेट को कंप्लीट कर लें, तो इसमें आप सभी लोगों की हेल्प चाहिए। सो प्लीज़ शेयर विद अदर्स, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कहीं लगता है कि कोई भी सुधार की ज़रूरत है, तो हम उसे करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।